हेलो दोस्तों, दिस इज मी डॉक्टर समर्थ जैन। देखो यार, एक बेहतरीन वीडियो होने वाला है एटॉमिक स्ट्रक्चर पे, जिसमें हम कॉन्सेप्ट तो बेहतरीन तरह से देखेंगे ही। इसी के साथ साथ नीट के लास्ट 25 सालों के जितने भी क्वेश्चन है वो भी हम बेहतरीन तरह से देखेंगे मात्र 1 घंटे में। तो देखो यार, ये सब वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाला। देखो, नीट में आप अगर फुल स्कोर करना चाहते हो तो थ्योरी से कुछ नहीं होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आपको करने ही पड़ेंगे। और देखो, आप जब ये वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा मैक्सिमम क्वेश्चन हमेशा रिपीट ही हो जाते हैं। तो देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको हम इस वीडियो में एक एक करके बेहतरीन तरह से खत्म करेंगे। तो देखो यार, बिना देरी के इस बेहतरीन वीडियो को हम शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, ये फटाफट से अब हम हमारा चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं। तो देखो, चैप्टर की शुरुआत हम करेंगे जी बोहर्स मॉडल से। इस चैप्टर की शुरुआत हम करेंगे जी बोहर्स मॉडल से। तो देखो, बहुत ध्यान से देखना। देखो, कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं पहले। देखो, जो बोहर्स मॉडल है वो केवल और केवल वैलिड है सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। देखो, जो हमारा बोहर्स मॉडल है वो केवल और केवल वैलिड है सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम प्लस 2, बेरिलियम प्लस 3। देखो, इन सभी में क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसी के लिए वैलिड है। तो देखो यार, बोहर्स मॉडल बोहर्स मॉडल वैलिड है केवल और केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। तो पहली बात ये होगी। दूसरी बात देखो, अकॉर्डिंग टू बोहर्स लॉ, जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों ओर एक फिक्स सर्कुलर पाथ में रोटेशन दिखाता है। देखो, यहां से हम देखते हैं। देखो, अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल, देखो जो इलेक्ट्रॉन है हमारा वो न्यूक्लियस के चारों ओर एक फिक्स सर्कुलर पाथ में रोटेशन दिखाता है। और ये जो फिक्स सर्कुलर पाथ है, इनको हम बोलते हैं ऑर्बिट। इनको हम बोलते हैं जी ऑर्बिट। देखो ये जो फिक्स सर्कुलर पाथ है, इनको हम ऑर्बिट कहते हैं, जिनकी अपनी एक एनर्जी होती है। वो कितनी होती है हम देखेंगे आगे, ठीक है। तो ये भी हो गया। और देखो, ये जो ऑर्बिट है, इनका एंगुलर मोमेंटम बराबर होना चाहिए NH/2 के। और यहाँ एन है वो इंटीजर होना चाहिए, जैसे 1 2 3 है ना, ये होना चाहिए। 0.5 1.5 ये नहीं होना चाहिए, है ना, इंटीजर होना चाहिए। तो देखो, जो ऑर्बिट है ना, जो ऑर्बिट है उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो बराबर होना चाहिए NH/2 के। अब देखो यार, जो बोहर्स मॉडल था उसकी बेसिक बातें तो हमारी खत्म हो गई है। देखो यार, जो बेसिक बातें हैं इनसे कभी क्वेश्चन नहीं आता है। देखो, अब जो हम पढ़ेंगे वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन वहीं से आते हैं बार बार। तो यार, ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, 2 3 फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने ही पड़ेंगे। देखो, पहला तो है रेडियस का फॉर्मूला। बहुत ध्यान से देखना। देखो, रेडियस बराबर होती है 0.529 इंटू N² / Z के। ये फॉर्मूला है। और यहाँ रेडियस आएगी एंगस्ट्रॉम में निकल के आएगी, ठीक है। अच्छा यार, ये एन क्या है? एन है जी ऑर्बिट नंबर। देखो, अभी अभी हमने देखा था ऑर्बिट को। देखो, ये सब ऑर्बिट थे। पहला ऑर्बिट हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। तो एन बता रहा है ऑर्बिट नंबर को। और जेड क्या होता है तो पता ही होगा, जेड होता है जी एटॉमिक नंबर। जेड बताता है जी एटॉमिक नंबर को। तो देखो, रेडियस का फॉर्मूला ये हो गया 0.529 इंटू N² / Z के। तो देखो यार, रेडियस है वो डायरेक्टली प्रपोजल होगी N² / Z के, ठीक है, दिख ही रहा है आपको। यहाँ से देखो, तो रेडियस है हमारी डायरेक्टली प्रपोजल होगी N² / Z के। अब देखो यार, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था नीट 2022। कुछ नहीं था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, बहुत ही आसान सा। देखो, हमको क्या दे रखा है, इफ द रेडियस ऑफ सेकंड बोहर ऑर्बिट। देखो, सेकंड बोहर ऑर्बिट यानी एन की वैल्यू यहाँ 2 होगी, ठीक है, ऑफ हीलियम। तो वो हीलियम है, उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 होता है। तो यानी जेड की वैल्यू होगी 2 के बराबर, ठीक है। इसकी हमको रेडियस दे रखी है 105। और पूछे किसकी है, थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ लिथियम की। तो देखो यार, थर्ड बोर ऑर्बिट यानी एन की वैल्यू यहाँ 3 हो जाएगी। लिथियम के लिए एटॉमिक नंबर होता है जेड बराबर 3 के। तो ठीक है, देखो, लिथियम है उसका एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो ये होगी। तो यहाँ हमको बतानी है एटॉमिक रेडियस। तो बहुत ही आसान है, देखो, बहुत ही आसान है। देखो, हमको सब कुछ वैल्यूज दे रखी है। देखो, रेडियस है वो डायरेक्टली प्रपोज होता है, अभी अभी हमने देखा। देखो, रेडियस है वो डायरेक्टली प्रपोज होता है N² / Z के। देखो, हीलियम के लिए जेड दे रखा है 2, एन है, ऑर्बिट नंबर 2 है। लिथियम के लिए जेड 3 होगा ना, एटॉमिक नंबर 3 होता है लिथियम का। एन है, ऑर्बिट नंबर 3 दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखो यार, तो यहाँ से देखो यार, इनका रेशियो ले लेते हैं। देखो, ये जो है रेडियस ऑफ हीलियम, ये हमको दे रखी है 105, ठीक है, बराबर हो जाएगा N² / Z के। देखो, लिथियम सॉरी 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 हीलियम थी,
एन की वैल्यू 2 है, ठीक है, तो एन स्क्वायर होगा तो 2 का स्क्वायर 4 है ना, आर की वैल्यू कहते हैं 2 तो 2। लिथियम के लिए देखो, लिथियम के लिए एन स्क्वायर डिवाइड बाई जेड करेंगे, तो देखो लिथियम के लिए एन की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 डिवाइड बाई जेड करेंगे, जेड है लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है तो 3 हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, तो ये हमारा रिलेशन बन जाएगा। देखो आर की वैल्यू हमको पता है 105 पिकोमीटर, ठीक है, ये कटेगा 2 बार, ये कटेगा 3 बार, तो देखो यार ये 2/3 हो जाएगा यहाँ से। देखो एक्स बराबर है, देखो 3 इधर जाएगा है ना, डिवाइड में 2 आ जाएगा, तो देखो यार इसको सॉल्व करेंगे तो 158 पिकोमीटर आंसर आ जाएगा, तो ये हो जाएगी लिथियम की रेडियस। तो देखो कुछ भी नहीं करना था यार, सिंपल सा था, ये आपको रिलेशन पता है तो है ना कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। बाकी ये सॉल्यूशन है, आप भी एक बार देख लेना, खुद से ट्राई करना, हो जाएगा बहुत आसानी से। अब देखो यार जो रेडियस का फॉर्मूला था वो तो हमने बहुत अच्छे से देख लिया है, अब हम बात कर लेते हैं एनर्जी की। देखो जो एनर्जी है इसका फॉर्मूला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह काम आएगा। देखो एनर्जी बराबर होती है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइड बाई एन स्क्वायर के। अच्छा जेड क्या है, वही एटॉमिक नंबर, और एन क्या है, ऑर्बिट नंबर, ठीक है। तो देखो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रपोर्शनल होगी जेड स्क्वायर डिवाइड बाई एन स्क्वायर के, ये फॉर्मूले से, ठीक है। तो ये होगी हमारी एनर्जी की बात खत्म, ठीक है। और देखो इस फॉर्मूले से जो एनर्जी निकल के आएगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी, ये याद रखना। अब देखो वेलोसिटी की बात कर लेते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक बार तो ये भी देख लेते हैं, ठीक है। देखो वेलोसिटी बराबर होता है, ये फॉर्मूला भी चाहो तो याद रख लेना। देखो वेलोसिटी बराबर होता है 2.188 इंटू 10⁶ इंटू जेड डिवाइड बाई एन के। देखो ये फॉर्मूला है, ये चाहो तो एक बार याद रख लेना। देखो वेलोसिटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है जेड डिवाइड बाई एन के, तो यार ये फॉर्मूला है, एक बार चाहो तो याद रख लेना। बाकी एनर्जी और रेडियस का तो किसी भी हाल में नहीं भूलना हमको, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन है AIPMT 2005 का, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन है जी, हमको एनर्जी दे रखी है सेकंड बोहर ऑर्बिट की, ठीक कितनी, -328 किलो जूल। सेकंड बोहर ऑर्बिट है यानी एन की वैल्यू कितनी है जी 2, और हमसे पूछिए एनर्जी ऑफ फोर्थ बोहर ऑर्बिट यानी एन बराबर 4 की एनर्जी पूछिए। जेड की बात करें तो देखो यहाँ हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है, यानी जेड की वैल्यू दोनों ही जगह 1 होगी, ठीक है। तो यार ये बहुत ही आसान है। देखो यहाँ से देखो जी, एक सेकंड ना, हाँ देखो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जेड स्क्वायर डिवाइड बाय एन स्क्वायर के। बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है। देखो सेकंड जो है, सेकंड बोहर ऑर्बिट उसकी एनर्जी हमको दे रखी है, तो देखो यार इसको देखो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी जेड स्क्वायर डिवाइड बाई एन स्क्वायर के, तो जेड की वैल्यू 1 है, एन की वैल्यू देखो सेकंड बोहर ऑर्बिट है यानी एन की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 2 का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा, ठीक है। इसकी हमको चाहिए है ना एक्स चाहिए, इसकी हमको दे रखी -328। यहाँ भी देखो जेड स्क्वायर डिवाइड बाई एन स्क्वायर, ठीक है, जेड स्क्वायर डिवाइड बाई एन स्क्वायर के, जेड की वैल्यू 1 है, ये ऊपर जाएगा, ठीक है। एन की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर तो ये 16 हो जाएगा। देखो ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, तो देखो ये 4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये 4 आ गया, देखो एक्स इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो -82 किलो जूल ये आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, -82 किलो जूल आ जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं। देखो मैंने बोला था आपको ये जो ऑर्बिट है इनकी एनर्जी भी हम आगे निकालेंगे, तो हाँ निकाल लेते हैं। एनर्जी का फॉर्मूला हमने देखी है ना, अब इनकी एक बार एनर्जी निकाल लेते हैं। देखो हम बात करें हाइड्रोजन एटम की, तो देखो जेड की वैल्यू हर जगह 1 हो जाएगी यहाँ, ठीक है। देखो बहुत ही आसान है। देखो पहला बोहर ऑर्बिट है जो, है ना, पहला जो ऑर्बिट है बोहर ऑर्बिट, इसकी हम एनर्जी निकालते हैं। देखो फॉर्मूला क्या होता है एनर्जी का, -13.6 जेड स्क्वायर डिवाइड बाई एन स्क्वायर के। देखो हाइड्रोजन की बात करें तो देखो जेड तो 1 ही होना है ना। पहले बोर ऑर्बिट की बात करें तो एन भी 1 हो जाएगा, तो दोनों 1 हो गए, यानी पहले बोर ऑर्बिट की एनर्जी आ गई -13.6। इस तरह से दूसरे की भी निकालते हैं, वही फॉर्मूला लगाओ -13.6 जेड स्क्वायर डिवाइड बाई एन स्क्वायर के। जेड की वैल्यू 1 है, हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, है ना। दूसरा बोर ऑर्बिट यानी एन की वैल्यू 2 है, तो एन का स्क्वायर यानी 4। तो देखो यार -13.6 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो आ जाएगा -3.4। इसी तरह से थर्ड बोर ऑर्बिट की एनर्जी निकालते हैं, तो देखो यहाँ एन बराबर 3 की हो जाएगा। जेड की वैल्यू 1 ही है, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे थे, देखो यार -13.6 जेड की वैल्यू 1 होगी, एन की वैल्यू है 3, तो 3 का स्क्वायर 9, तो ये आ जाएगा -1.59। तो इस तरह से आप देखो चौथे की भी निकाल दोगे, तो इस तरह से एनर्जी निकाली जा सकती है, ठीक है। अब देखो यार एक बात ध्यान रखना, जहाँ कंफ्यूजन हो जाता है। देखो मैं आपसे पूछूं कि यार जो पहला ऑर्बिट है और दूसरा ऑर्बिट है, इसमें से एनर्जी किसकी ज्यादा है, तो ज्यादातर लोग क्या कहेंगे कि पहले की एनर्जी ज्यादा है, क्योंकि देखो 13 तो ज्यादा होता है 3 से। नहीं देखो
ये वैल्यू ध्यान से देखो माइनस में है, देखो ये तो माइनस में 13.6 है और दूसरे वाले की है माइनस में 3.4, तो देखो एनर्जी दूसरे वाले की ज्यादा है। देखो ये तो माइनस में वैल्यूज है, देखो ये पहला है वो तो माइनस में है 13.6 और दूसरा माइनस में 3.4 है, तो देखो एनर्जी दूसरे वाले की ज्यादा है, ध्यान रखना। फिर देखो तीसरे की इससे भी ज्यादा हो जाएगी एनर्जी, चौथे की उससे भी ज्यादा हो जाएगी, यानी जैसे जैसे हम अंदर जा रहे हैं एनर्जी कम हो रही है और जैसे जैसे हम बाहर जा रहे हैं तो एनर्जी क्या है, बढ़ रही है। तो देखो यार, हाँ अब मैं एक चीज समझाना चाहता था आपसे, देखो अगर अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर से अंदर आता है तो एनर्जी रिलीज करेगा, देखो कैसे, क्योंकि देखो यार हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी पे आ रहा है, ठीक है, हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी पे आ रहा है तो देखो एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है, एनर्जी रिलीज करता आएगा, ठीक है। और अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन अंदर से बाहर जाएगा तो क्या है, एनर्जी अब्जॉर्व करेगा, देखो अंदर तो एनर्जी कम हो, अब इसको हाई पे जाना है तो देखो यार एनर्जी अब्जॉर्व करता हुआ जाएगा। तो देखो यार मैंने आपको ये बात बता रही थी, देखो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन है बाहर से अंदर आएगा यानी हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी पे आएगा, देखो अंदर लोअर एनर्जी, बाहर है हायर एनर्जी, तो हायर से लोअर पे आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा और अंदर से बाहर जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्व करेगा, ठीक है, अंदर से बाहर जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्व करेगा, ठीक है। अब देखो अगर हमको मैक्सिमम एनर्जी की बात करनी हो, ठीक है, मैक्सिमम एनर्जी की हमको बात करनी हो तो देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा, इनफाइनाइट से, इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से आ रहा होगा, ध्यान रखना अगर मैक्सिमम एनर्जी की बात की जा रही हो तो इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से बहुत दूर से इनफाइनाइट से आ रहा होगा, और मिनिमम एनर्जी की बात की जा रही हो तो जस्ट ऊपर से आ रहा होगा, जैसे हम यहाँ बात करें तो हम अगर यहाँ हम मैक्सिमम एनर्जी की बात करें तो यार क्या है, इलेक्ट्रॉन कहीं अनंत से इनफाइनाइट से कहीं से आ रहा होगा, और मिनिमम एनर्जी की बात करें तो जस्ट ऊपर से आ रहा होगा, ठीक है, तो ये याद रखना है ना। तो देखो यार मिनिमम एनर्जी के लिए जस्ट ऊपर से आएगा, मैक्सिमम के लिए इनफाइनाइट से आएगा, तो मैक्सिमम एनर्जी है तो यहाँ मैक्सिमम जो फ्रिक्वेंसी है वो भी मैक्सिमम होगी, लेकिन लैम्डा मिनिमम होगी, एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है ना लैम्डा, ठीक है, तो इसलिए ये भी देख लेना एक बार। अब देखो एक क्वेश्चन था वो हम देख लेते हैं एक बार। देखो हमको बताना था कि कहाँ कहाँ है जो एनर्जी सबसे कम रिलीज हुई, ये क्वेश्चन है जी एआई पिंपली 2011 का, हमको बताना है यार कहाँ सबसे कम एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है। देखो देखो ध्यान से देखना, एक जगह एक क्या होता है, यहाँ देखो क्या है, इलेक्ट्रॉन है 6 से 1 पे आ रहा है, 6 से 1 पे आ रहा है, तो यार यहाँ तो देखो 6 से 1 पे आ रहा है तो एनर्जी बहुत रिलीज होगी, एक में 5 से 4 पे आ रहा है ना, 5 से 4 पे आ रहा है, एक में क्या है 6 से 5 पे आ रहा है, और एक में 5 से 3, देखो 5 से 3 पे आ रहा है, देखो 5 से 4 पे आएगा फिर 3 पे आएगा, तो देखो यहाँ भी अच्छी खासी एनर्जी रिलीज हो जाएगी, और पहले में तो देखो 6 से 1 पे आ रहा है तो ये तो बहुत एनर्जी रिलीज हो जाएगी। अब देखो कंफ्यूजन कहाँ है हमारा, बी और सी, देखो बी में आ रहा है 5 से 4 पे और सी में आ रहा है 6 से 5 पे, तो देखो कम एनर्जी कहाँ रिलीज होगी, तो देखो यार अभी अभी में पढ़ा, देखो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जेड स्क्वायर के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एन स्क्वायर के, यानी एन जो ज्यादा वह एनर्जी कम, तो देखो यार एन यहाँ ज्यादा है, या 5 से 4 है या 6 से 5 है, तो यानी देखो एन यहाँ कम तो एनर्जी भी कम यहीं रिलीज होगी, तो आंसर हो जाएगा सी, तो आंसर हो जाएगा जी सी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा एआईपीपीटी 2011 का, ठीक है जी। हाँ तो दोस्तों यार अब हम आगे चलते हैं, देखो आगे हम बात कर लेते हैं जी रिडबर्ग्स फॉर्मूले की, देखो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और नीट 2025 में यहीं से क्वेश्चन आया था। तो देखो रिडबर्ग फॉर्मूला क्या है, 1/λ बराबर, लैम्डा क्या है वेवलेंथ है तो, है ना, लैम्डा का मतलब वेवलेंथ होता है, तो 1/λ बराबर आर एच जेड स्क्वायर जेड क्या होता है एटॉमिक नंबर होता है, इनटू आर एच जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, तो देखो एन क्या होता था ऑर्बिट नंबर होता था, तो देखो n1 क्या हो जाएगा लोअर एनर्जी लेवल पे ऑर्बिट नंबर, n2 हो जाएगा हायर एनर्जी लेवल पे ऑर्बिट नंबर, ठीक है। तो यार ये एक बार देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अच्छे से आप देख ले, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं नीट 2025 का, देखो हमसे रेशियो पूछा है वेवलेंथ का, दो केस है, एक में तो क्या n बराबर 2 से n बराबर 3 के बीच में, और एक में पूछा है n बराबर 4 से n बराबर 6 के बीच में, ठीक है, और हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है यानी जेड तो 1 के हो जाएगा। तो देखो यार ये फॉर्मूला होता है, ये हमारा फॉर्मूला है, इसमें जेड स्क्वायर भी आता था लेकिन देखो जेड तो 1 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। तो देखो ये फॉर्मूला है हमारा। अब देखो केस 1 की बात करें यानी n बराबर 2 से n बराबर 3, यानी देखो n1 हो गया 2, n2 हो गया 3, ठीक है। अब देखो वैल्यू पुट करनी है एक बार फॉर्मूले, तो देखो एक बार वैल्यू पुट करनी है फॉर्मूले में, तो देखो 1/λ1 बराबर r, ठीक है, n1 का स्क्वायर यानी देखो n1 है 2 यानी 2 का स्क्वायर 4 माइनस n2 का स्क्वायर है ना 1/n2 का स्क्वायर, तो देखो n2 है 3 तो 3 का स्क्वायर 9, तो ये आ जाएगा, हाँ
तो 1/λ 1 बराबर हो जाएगा 5r/36 के। तो देखो लैम्डा बराबर हो जाएगा 36 डिवाइड बाई 5r के, है ना, 36 डिवाइड बाई 5r के। ठीक है, ये उल्टा हो जाएगा, 1 में है, ऊपर आएगा तो उल्टा हो जाएगा ये, है ना। इस तरह से केस 2 की बात करते हैं, n बराबर 4 से n बराबर 6 के बीच में। तो देखो यार, फॉर्मूला लगा तो वही 1/λ2 बराबर हो जाएगा r 1/n1 का स्क्वायर। तो n है, n1 है 4, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1/n2 का स्क्वायर, n2 है 6, 6 का स्क्वायर 36। इसको सोल्व करोगे तो 1/λ2 बराबर आ जाएगा 5, एक सेकेंड, 5r/144 के। ठीक है, तो देखो यार ये उल्टा हो जाएगा, λ2 बराबर हो जाएगा 144/5r के, है ना, 144 डिवाइड बाई 5r के। तो देखो यार, अब देखो λ1 और λ2 का रेशियो चाहिए था। देखो λ1 ये हो गया, λ2 ये हो गया, दोनों का रेशियो निकाल लेंगे तो देखो 1/4 के हो जाएगा। ठीक है, 1/4 के हो जाएगा। देखो 5r से 5r चल जाएगा, एक से देखो यहाँ बचेगा क्या जी, 36 डिवाइड बाई 144। तो देखो यार ये 4 बार कटेगा तो 1/4 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन था नीट 2025 का, आसान सा था, फॉर्मूला याद है तो। ठीक है जी। हाँ तो दोस्तों यार अब हम आगे चलते हैं। देखो आगे हम बात कर लेते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। तो देखो कुछ बेसिक बातें पहले कर लेते हैं। देखो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आएगा तो एनर्जी इमिट करेगा, और यहाँ जो एनर्जी है वो लाइट की फॉर्म में इमिट होती है, जिसकी अलग अलग वेवलेंथ होती है। तो क्या है, यहाँ एक स्पेक्ट्रम बन के आ जाता है जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये कोई काम का नहीं, काम की चीज क्या है, देखो ये आपको 5 सीरीज याद रखनी है लाइन से, बिल्कुल। कौन कौन सी, लाइमन, बालमन, पास्चर, ब्रेकेंड और फुंड। ठीक है, क्या देखो आपको लाइन से याद होना चाहिए पांचों नाम, लाइमन, बालमन, पास्चर, ब्रेकेंड और फुंड। ठीक है, अब इनको हम समझते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अगर लाइमन में क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से भी n बराबर 1 पे आ रहा हो, कहीं से भी, मतलब 2 से 3 से 4 से इनफाइनाइट से कहीं से भी n बराबर 1 पे आए तो ये होता है लाइमन सीरीज। ठीक है, तो ये होती है लाइमन सीरीज। तो देखो ये होगी लाइमन सीरीज। अब हम बात करते हैं बालमन की। देखो बालमन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन n बराबर 2 पे आता है हायर एनर्जी लेवल से। तो देखो यार हायर एनर्जी लेवल में 3 से आ जाएगा, 4 से आ जाएगा, 5 से, 6 से, 7 से, है ना। तो हायर एनर्जी लेवल से n बराबर 2 पे आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो ये होता है बालमन सीरीज में। पास्चर में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन 3 पे आएगा, है ना, कहीं भी हायर एनर्जी लेवल से 4 से, 5 से, 6 से, है ना, 7 से इनफाइनाइट कहीं से। ठीक है, तो n बराबर 3 पे आएगा पास्चर में। ठीक है, ब्रिकेट में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन n बराबर 4 पे आएगा कहीं हायर एनर्जी लेवल से। और फुंड में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन n बराबर 5 पे आएगा, है ना, n बराबर 5 पे आएगा हायर एनर्जी लेवल से, जैसे 6 से, 7 से, 8 से। तो ये याद रखना। ठीक है, और देखो इसका सीक्वेंस बहुत जरूरी है। देखो लाइमन में इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 पे आ रहा है हायर एनर्जी लेवल से, जैसे 2 से, 3 से, 4 से, 5 से इनफाइनाइट कहीं से भी। ठीक है, बालमन पे n बराबर 2 पे आ रहा है इलेक्ट्रॉन, पास्चर में n बराबर 3 पे आ रहा है, ब्रिकेट में 4 पे और फुंड में 5 पे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो क्या, देखो लाइमन में जो रेडिएशन इमिट होती है वो यूवी, है ना, अल्ट्रा वायलेट रेंज की होती है। ठीक है, बालमन में जो रेडिएशन इमिट होगी वो विजिबल रेंज की होती है। और ये क्वेश्चन तो आया था एक बार, है ना, जो हम देखेंगे भी। और बाकी सभी में जो, है ना, जो रेडिएशन इमिट होगी वो इंफ्रारेड, है ना, इंफ्रारेड रेंज की होगी। तो देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एक बार हम ऊपर भी देख लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन तो ये था, ये देख लो। देखो यही है कि यार, है ना, विजिबल रेंज की रेडिएशन कहाँ इमिट होती है, तो देखो ये होती है बालमन में। ठीक है, हम देख चुके बालमन में होती है, तो ये याद रखना। एक बार देखो, है ना, एक बार वापस रिवीजन कर लेते हैं। देखो यहाँ से भी देखो, लाइमन में क्या होता है, इन इलेक्ट्रॉन इन बराबर 1 से आएगा, है ना, किसी भी हायर एनर्जी लेवल 2, 3, 4, 5 कहीं से भी आ जाएगा, है ना। बालमन में क्या है, इलेक्ट्रॉन 2 पे आएगा, 3, 4, 5, है ना, किसी भी हायर एनर्जी लेवल से, जैसे 3, 4, 5 कहीं से भी। पास्चर में 3 पे आएगा, ब्रेकेट में 4 पे आएगा और फुंड में 5 पे आएगा। और देखो ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो लाइनमैन सीरीज में जो रेडिएशन इमिट होती है वो यूवी रेंज की होती है, बालमन में विजिबल रेंज की। ठीक है, और ये क्वेश्चन आया था ना एक बार। और बाकी जो जितने भी है इनमें इंफ्रारेड रीजन की होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो हमारी ये बात खत्म होगी। ठीक है, हाँ तो दोस्तों यार अब हम आगे चलते हैं। देखो आगे हम बात कर लेते हैं जी डी ब्रोगलीज हाइपोस्थेसिस की। देखो यार वैसे तो हम इसे फिजिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ आया है तो यहाँ भी हम पढ़ेंगे। तो देखो बहुत ध्यान से सुनना। देखो डी ब्रोगली साहब ने ये कहा कि जो कोई भी मूविंग पार्टिकल है, क्या कोई भी मूविंग पार्टिकल है वो वेव जनरेट करता है, और इसकी जो वेवलेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है जी मोमेंटम की। टी क्या है, मोमेंटम। अब देखो प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, कांस्टेंट एच।
ये एच की वैल्यू पता होगी, देखो एच हम पहले भी देख चुके हैं कई बार। देखो एच है वो बराबर होता है 6.6 इंटू 10⁻34 के। तो देखो हमारा फॉर्मूला क्या बन के आता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लैम्डा बराबर हो जाता है एच बाय मोमेंटम के। और देखो जो मोमेंटम है वो बराबर होता है एम वी के, मास इंटू वेलोसिटी के। तो देखो यार ये फॉर्मूला आ जाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, लैम्डा बराबर एच बाय एम वी। अब देखो जो हमारा मोमेंटम है वो 2m के ही है, इसके भी बराबर होता है। m क्या है, मास, और k क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो देखो यार ये फॉर्मूला भी आ जाता है एच बाय 2m के ई। ठीक है, तो यार ये भी देख लेना, ये दोनों फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ तो काम आएंगे ही, और फिजिक्स है वहां भी बहुत काम आएंगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे यार बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। ठीक है, हाइजेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की हम बात करने जा रहे हैं। देखो हाइजेंसबर्ग साहब ने ये कहा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है उसकी एक ही टाइम पे एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम है वो नहीं बता सकते हम, वहां कुछ ना कुछ एरर आ ही जाएगा। देखो क्या, हाइजेंसबर्ग साहब ने ये कहा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है उसकी एक ही समय पर हम एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम है वो नहीं बता सकते, वहां कुछ ना कुछ एरर आ ही जाएगा, जो कि बराबर होगा h/4 पाई के। तो देखो यार ये फॉर्मूला क्या है, जो बहुत, ये हमारा जो फॉर्मूला है ये वाला, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो देखो फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एक्स, है ना, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी बड़ा होगा या बराबर होगा h/4 पाई के। अच्छा यार ये डेल्टा एक्स क्या है, चेंज इन पोजीशन। डेल्टा एक्स क्या है जी, चेंज इन पोजीशन, और डेल्टा पी क्या है, चेंज इन मोमेंटम। तो ये फॉर्मूला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार वापिस क्या, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी बड़ा होगा या बराबर होगा h/4 पाई के। और देखो डेल्टा एक्स क्या है, चेंज इन पोजीशन, और डेल्टा पी क्या है जी, चेंज इन मोमेंटम। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आपको अगर एनर्जी के टर्म में बात की जाए तो ये वाला फॉर्मूला हो जाता है ना। देखो क्या, डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी बड़ा या बराबर होगा h/4 पाई के। तो ये भी याद रख लेना। बाकी हम क्वेश्चंस करते हैं और आपको बेहतर तरह से समझ में आएगा। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन है नीट 2017 का क्वेश्चन है। देखो डी ब्रोगली वेवलेंथ है, इसकी वैल्यू क्या होती है, ये फॉर्मूला हमने देखा था, लैम्डा बराबर h/mv, बिल्कुल सही है। दूसरा फॉर्मूला भी अभी हमने देखा हाइजेंसबर्ग का, जो सेकंड फॉर्मूला था एनर्जी वाला। तो देखो डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी बड़ा बराबर होता है h/4 पाई के। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों सही है, फर्स्ट और सेकंड। सी वाला देखो, देखो हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ये हम इनऑर्गेनिक में देखते हैं, है ना। तो ये भी बिल्कुल सही है। डी वाला देखो यार, यहाँ आपको देखना है थोड़ा। देखो यहाँ बात हो रही है हाइड्रोजन एटम की, यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, और उसके लिए लगता है बोहर्स मॉडल। तो देखो वहाँ एनर्जी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जेड स्क्वायर के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एन स्क्वायर के। तो देखो यार हाइड्रोजन की बात हो रही है तो देखो जेड तो दोनों का ही सेम है। अब देखो 2s और 2p में हम देखें तो n की वैल्यू तो भी दोनों की सेम है, देखो इसकी भी 2, इसकी भी 2। तो देखो यार एनर्जी दोनों की सेम होगी, एस और पी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो यहाँ n की वैल्यू 2 है, यहाँ 2p में भी n की वैल्यू 2 है, यानी n की वैल्यू भी सेम दोनों की, और z की वैल्यू भी सेम। तो एनर्जी है दोनों की बराबर होगी, है ना। तो यार ये गलत हो जाएगा, यही पूछा है हमको गलत कौन सा है, तो यही हो जाएगा। देखो एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिट इज लेस नहीं होगी, बराबर होगी दोनों की। ठीक है, तो ये हो गया। अब फटाफट से आगे चलते हैं। देखो बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, AIPMET 2008 का। डेल्टा पी की वैल्यू दे रखी है कितनी जी, 10⁻⁻80। एम की वैल्यू भी दे रखी है ना, 9 × 10⁻28। और डेल्टा वी पूछा है। तो देखो यार डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, पी बराबर होता है एम डेल्टा वी। पी की वैल्यू ये रही, डेल्टा पी की, एम की वैल्यू ये रही, और डेल्टा वी निकालना है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर आ जाएगा, है ना। फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना और आंसर आ जाए। ठीक है, आगे हम चलते हैं। देखो ये भी बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देखो ये फॉर्मूला अभी अभी हमने पढ़ा, डेल्टा एक्स तो डेल्टा पी बड़ा या बराबर होगा h/4 पाई के। तो देखो यार डेल्टा एक्स की वैल्यू दे रखी, चेंज इन पोजीशन, ये हो गया। डेल्टा पी बराबर होता है एम डेल्टा वी के, एम दे रखा है ना, मास दे रखा है ये, और डेल्टा वी पूछा है। एच की वैल्यू पता है 6.6 इंटू 10⁻34, है ना। 4 पाई के होते 3.14, ठीक है 3.14। तो देखो यार ये वैल्यू पुट करोगे तो डेल्टा वी फटाफट से आ जाएगा। देखो एक बार मैं वापस बता देता हूँ, डेल्टा एच दो डेल्टा पी को लिख सकते हैं हम एम डेल्टा वी बराबर होगा h/4 पाई के।
देखो डेल्टा एक्स की वैल्यू दे रखी है ये रही 0.4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। 0.4 एंगस्ट्रॉम को आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻⁻10 हो जाएगा। एम की वैल्यू दे रखी ये रही, डेल्टा वी पूछा है, एच की पता है, सब कुछ पता है, तो यार फॉर्मूला लगाना है ना, वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ जाएगा फटाफट से। ठीक है, तो ये भी हो गया जी। एक और ये भी आसान सा क्वेश्चन है। देखो यहाँ क्या है, मोमेंटम और चेंज इन मोमेंटम और चेंज इन पोजीशन है, वो बराबर हो गई है ना, डेल्टा पी बराबर हो गया डेल्टा एक्स के। अब देखो यार देखो डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी बड़ा है बराबर होता है h/4 पाई के। तो देखो यार यहाँ क्या है, डेल्टा एक्स बराबर होगा डेल्टा पी के, यानी देखो डेल्टा एक्स की जगह हम डेल्टा पी भी रख सकते हैं। तो देखो डेल्टा पी डॉट डेल्टा पी है, तो ये होगा डेल्टा पी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा h/4 पाई के। ठीक है, तो देखो डेल्टा पी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा h/4 पाई के। ठीक है, तो देखो यार आगे देखो एक सेकेंड, देखो डेल्टा पी को हम लिख सकते हैं एम डेल्टा वी का स्क्वायर बराबर h/4 पाई। बस यार कुछ है नहीं, देखो डेल्टा वी हमको बताना है। तो देखो यार देखो ये हो जाएगा एम स्क्वायर, एक सेकेंड यार ये क्या होगा, एम स्क्वायर है ना वी स्क्वायर h/4 पाई के। देखो एम नीचे आएगा इधर, एम स्क्वायर हो जाएगा, इसका हम रूट करेंगे। देखो वी स्क्वायर है तो इसका रूट करेंगे, तो देखो यार 4 बाहर आ जाएगा, एम स्क्वायर तो एम भी बाहर आ जाएगा, तो देखो फाइनली क्या बचेगा एच, देखो रूट के बाहर आ जाएगा, 4 बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, एम स्क्वायर बाहर आएगा तो एम आएगा और पाई, तो ये बचेगा, तो ये आंसर हो जाएगा। देखो बहुत ही आसान है, खुद अब पेन कॉपी लेके बैठना, कुछ नहीं यार, डेल्टा एक्स है बराबर कर दिया डेल्टा पी के, फॉर्मूले में भी यही करना, और डेल्टा पी बराबर होता है एम डेल्टा वी के, आंसर आ जाएगा बहुत ही आसानी से फर्स्ट। ठीक है, तो ये भी हो गया हमारा खत्म। ठीक है जी। हाँ तो दोस्तों यार अब हम आगे चलते हैं, आगे हम बात करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जिससे नीट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, उसका नाम है क्वांटम नंबर। देखो क्वांटम नंबर क्या होते हैं, द सेट ऑफ 4 नंबर्स, 4 नंबर है उसका सेट होता है, जो हमको एग्जैक्ट आइडिया देता है किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में। ठीक है, तो देखो यार एक एक करके हमको चारों देखने हैं। ठीक है, देखो सबसे पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सबसे पहला है जी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम डिनोट करते हैं एन से। एन यानी वही यार, देखो बोहर मॉडल में हमने देखा था एन क्या था, ऑर्बिट नंबर था, है ना, वही यही है एन, है ना। लेकिन यार ये जो एन है ना, उसको हम सेल भी कहते हैं, देखो सेल मॉडर्न टर्म है। ठीक है, बोहर मॉडल में इस एन को हम ऑर्बिट नंबर कह रहे थे। ठीक है, तो देखो यार प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम एन से डिनोट करते हैं, ये हमको बताता है सेल के बारे में या ऑर्बिट नंबर के बारे में। ठीक है, अब देखो ये था ना, देखो ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, ये ऑर्बिट हो गए। ठीक है, ये एक दो दूसरा तीसरा चौथा, है ना। अब देखो यहाँ से ध्यान से देखना, देखो जो एन है हमको एक और चीज बताता है, क्या, साइज ऑफ ऑर्बिटल के बारे में। एन हमको बताता है साइज ऑफ ऑर्बिटल के बारे में। देखो जिस वजह से एन बढ़ रहा है, देखो साइज भी बढ़ रही है ऑर्बिटल की। देखो एन फर्स्ट एन बराबर 1 है, ये एन बराबर 2, तो साइज बढ़ गई और बढ़ गई और बढ़ गई। तो देखो यार साइज ऑफ ऑर्बिटल साइज ऑफ ऑर्बिटल है उसके बारे में भी बताता है हमको एन। ठीक है, तो एन हमको साइज ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता है। ठीक है, ये याद रखना। तो देखो यार ये हो गया। अब देखो एन बराबर 1 है तो हम इसको के सेल कह देंगे। एन देखो सेल क्या है, मॉडर्न टर्म है थोड़ी, है ना, बहुत मॉडर्न में एन को हम क्या बोल रहे हैं, ऑर्बिट नंबर कह रहे थे, अब मॉडर्न टर्म आ है थोड़ी, एन को हम बोलते हैं अब सेल। ठीक है, तो देखो एन बराबर 1 पे हो जाएगी के सेल, एन बराबर 2 पे हो जाएगी एल सेल, एन बराबर 3 पे हो जाएगी एम सेल, है ना, एन बराबर 4 पे हो जाएगी एन सेल। तो ये हो गया। ठीक है, देखो क्वेश्चन हम जब चारों पढ़ लेंगे उसके बाद करेंगे एक साथ। ठीक है, तो देखो यार आगे हम बात करते हैं एजमीथल क्वांटम नंबर। देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगी, अब दूसरी है एजमीथल क्वांटम नंबर। देखो एक बात ध्यान रखना, देखो जो एन है यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमेशा बड़ा होगा एजमीथल क्वांटम नंबर से, याद रखना। एजमीथल क्वांटम नंबर या कह दो एजमीथल क्वांटम नंबर है हमेशा छोटा होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। तो एन यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बड़ा होगा हमेशा एजमीथल क्वांटम नंबर से, ये याद रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एजमीथल क्वांटम नंबर है हमको सब सेल के बारे में बताता है, वो सेल के बारे में बता रहा था, ये सब सेल के बारे में बताता है। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो अगर एल बराबर 0 है, जो सबसेल हो जाती है वो एस हो जाती है। एल बराबर 1 पे सबसेल पी होती है, एल बराबर 2 पे सबसेल बी होती है, एल बराबर 3 पे सबसेल एफ होती है। ठीक है, और देखो जो एस है, एस जो है उसकी शेप होती है स्फेरिकल, पी की शेप होती है डंबल, डंबल होते हैं, तो पी की होती है डंबल से, डी की होती है डबल डंबल, है ना, डी से डी डी यानी डबल डंबल,
तो ये याद रखना। तो देखो यार, एक और चीज देखो, जो एल है वो हमको शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बता रहा है, देख के आपको, है ना। देखो एल हमको शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बता रहा है, देखो एन बता रहा था साइज ऑफ ऑर्बिटल के बारे में, एल बता रहा है शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो एक और बात, देखो जो एस है उसमें एक ऑर्बिटल होता है, पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं इस तरह से, एक सेकेंड, डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3, 1 2 3 4 5, और एफ में 7 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, और देखो एक जो ऑर्बिटल है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो देखो एस में हमने 2 भर दिए तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। पी में मैक्सिमम 3 ऑर्बिटल है। ठीक है, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो देखो पी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। डी में देखो यार 5 ऑर्बिटल है तो मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बातें हैं, है ना। देखो इसका एक फॉर्मूला भी है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल बराबर होता है 2l+1 के। देखो जैसे ए से उसमें एल की वैल्यू 0 होती है, तो देखो एस के ऑर्बिटल आ गए 1। ठीक है, ए के ऑर्बिटल होता है इसमें, पी में एल की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पुट करो 2+1 यानी 3 होगी। ठीक है, ऑर्बिटल 3 हो गए। ठीक है, डी को हम देखें तो देखो देखो डी जो है उसमें एल की वैल्यू होती है 2, तो देखो यहाँ 2 रखो तो 5 आ गया, है ना। इस तरह से यहाँ ये जो फॉर्मूला है उससे भी हम देख सकते हैं। ठीक है, एफ में इस तरह से 7 हो जाएंगे, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, तो देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे 2l+1 है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 4l+2, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसका फॉर्मूला ये हो जाएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया जी। अब हम बात करते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की, है ना। अब हम बात करते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की। देखो इसका फॉर्मूला जरूर याद रखना है यार, इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। ठीक है, देखो इसका फॉर्मूला होता है एल, ठीक है, l+1 h/2 पाई। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है क्या, L√L l+1 h/2 पाई। देखो h/2 पाई इसको हम h बार भी लिख सकते हैं इस तरह से, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, √L l+1 h/2 पाई या h बार। ये हो गया जी। हाँ तो दोस्तों बात कर लेते हैं नीट 2026 के क्वेश्चन की। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो एन है, इनकी वैल्यूज दे रखी है, एल की दे रखी है, तो देखो यार एन की वैल्यू 2 है, एल की वैल्यू 1 है। देखो एल की वैल्यू 1 होती है पी में, देखो एस में 0 होती है, पी में 1 होती है, डी में 2 होती है, और एफ में 3 होती है, तो देखो यार ये हो जाएगा 2p। ठीक है, एन एस की वैल्यू 4 है, एल की वैल्यू 0 है, यानी देखो 0 होती है एस में। ठीक है, ये हो गया 5 एन की वैल्यू है, 3 है एल की वैल्यू, 3 एल की वैल्यू होती है एफ में। ठीक है, 3 है एन की वैल्यू, एल की वैल्यू 2 है, 2 होती है इसमें डी में, तो देखो ये आ जाएंगे। देखो फर्स्ट है उसमें ये आ जाएगा सेकंड, बी वाले में आ जाएगा 4s यानी थर्ड, सी वाले में 4 हो जाएगा, डी वाले में 1 यानी आंसर हो जाएगा फर्स्ट। तो ये था अभी आया क्वेश्चन नीट 2026 का। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है जी एआईपीएमटी 2015 का, है ना। और एंगुलर मोमेंटम के बारे में पूछा है, तो देखो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा है एक। देखो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है √L l+1 h/2 पाई या h बार। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है जी, तो देखो यार डी ऑर्बिटल की बात की जा रही है, यानी एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तो देखो फॉर्मूला में पुट करो √L, एल हो गया 2, l+1 हो गया 3 इंटू एच बार की, है ना, एच बार, तो हो जाएगा √6h। ठीक है, तो √6h हो जाएगा, यानी आंसर हो गया फर्स्ट। ठीक है जी। अब देखो अगला यार फॉर्मूला पूछा है सीबीएसई एपीएमटी 2009 में, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सबसेल ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग। तो देखो यार फॉर्मूला पढ़ा था हमने। देखो अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल की बात की जाए तो ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो इसको इंटू 2 से कर देंगे, तो ये आ जाएगा 4l+2। तो यार ये होते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, तो यार हमारा फर्स्ट आंसर आ जाएगा। अब देखो एक और क्वेश्चन सीबीएसई एपीएमटी 2012 का, यार या तो इसको फॉर्मूले से कर लो 4l+2 से, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है, या फिर बिना इसके भी कर सकते हो। देखो एल बराबर 3 है, यानी एफ की वैल्यू 3 है, और एफ में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 7 होते हैं। ठीक है, 7 ऑर्बिटल होते हैं एफ में, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 14 हो जाएगा। बाकी आप इससे भी कर सकते हो, तो 4l+2, एल की वैल्यू 3 रखो। ठीक है, एल की वैल्यू 3 रखो, तो एल की वैल्यू 3 रखते हैं +2, तो 14 आ जाएगा। तो फॉर्मूले से भी हो सकता है, ए से भी हो सकता है। ठीक है,
अब देखो यार ये थोड़ा सा कंफ्यूजन कर सकता था इसे ध्यान से नहीं पढ़ा तो। देखो नीट फेज 2016 का, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कैन फिट इन ए ऑर्बिटल। देखो एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम दो ही आ सकते हैं, चाहे कुछ भी हो दो ही आ सकते हैं मैक्सिमम, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। तो ये ध्यान से देखना, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कैन फिट ए इन ए ऑर्बिटल। तो देखो ऑर्बिटल है उसमें मैक्सिमम दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन कर सकता है, ध्यान से पढ़ना। ठीक है, ठीक है, आगे हम बात करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको हम डिनोट करते हैं एम एल से। ठीक है, अच्छा देखो एम एल क्या बताता है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। पहला साइड बता रहा, दूसरा शेप बता रहा था, तीसरा जो ये है वो बता रहा है ओरिएंटेशन, है ना। तो इसको हम डिनोट करते हैं एम एल से, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये हो गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और देखो इसकी एम है, उसकी वैल्यू होती है माइनस एल से प्लस एल, माइनस एल से प्लस एल तक होती है। ठीक है, तो देखो यार ए सब सेल है तो एल की बराबर एल बराबर जीरो के होगा, तो एम की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। देखो माइनस एल टू प्लस एल तो जीरो हो जाएगी। ठीक है, और इसमें ऑर्बिटल कितने होते हैं, वन होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू हो जाएंगे। ठीक है, दो ऑर्बिटल है तो मैक्सिमम नंबर एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, तो देखो यार मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दो हो गए। पी सब सेल की बात करें तो देखो एल जो है उसकी वैल्यू वन होती है, तो देखो एम बराबर क्या होता है जी, माइनस एल टू प्लस एल। तो देखो यार पी सब सेल है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस वन टू प्लस वन, है ना, उसके बीच में जीरो हो जाएगा, तो माइनस वन जीरो और प्लस वन, तीन वैल्यू हो सकती है एम की। ठीक है, क्या देखो एक बार वापस देखो, पी है उसके लिए एल की वैल्यू है वन। ठीक है, एम बराबर होता है माइनस एल टू प्लस एल, यानी माइनस एक से प्लस माइनस वन से प्लस वन हो जाएगा, तो माइनस वन जीरो और प्लस वन, तीन वैल्यू हो सकती है ना एम की। इस तरह से डी है उसके लिए एल की वैल्यू होती है टू, तो देखो माइनस टू से प्लस टू तक हो सकती है, इसकी वैल्यू क्या क्या हो जाएगी, माइनस टू माइनस वन जीरो प्लस वन, तो पांच वैल्यू हो सकती है एम की। ठीक है, इस तरह से एफ की बात करें तो देखो सात वैल्यू हो सकती है माइनस थ्री से प्लस थ्री तक, तो देखो माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन, है ना, जीरो प्लस वन प्लस टू, तो इस तरह से सात वैल्यू हो सकती है। ठीक है जी, तो देखो याद रखना। और देखो यार एक और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, देखो एम और एल है उसका एक रिलेशन है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला आया था। देखो एल बराबर होता है एम एल माइनस वन डिवाइड बाई टू से। अब देखो आप रखते देखोगे वैल्यू, है ना, तो देखो आपको ये सब आ जाएंगे। देखो जैसे एल बराबर होता है एम एल माइनस वन डिवाइड बाई टू से। अब देखो अगर डी है उसके लिए एल की वैल्यू होती है टू, ठीक है, टू रखोगे तो देखो एम है बराबर हो जाएगा फाइव के, तो देखो फाइव की वैल्यू होती है एम की माइनस टू माइनस वन, है ना, जीरो प्लस वन प्लस टू, तो फाइव वैल्यू पॉसिबल है, तो देखो यहाँ फॉर्मूले से भी आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये हो गया। और देखो यार एक बार ऑर्बिटल और देख लेते हैं हम। देखो अगर पी है ना, उसमें तीन ऑर्बिटल होते हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन छः हो सकते हैं। डी में मैक्सिमम ऑर्बिटल पाँच होते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 हो सकते हैं। एफ में 7 होते थे मैक्सिमम ऑर्बिटल, तो इलेक्ट्रॉन 14 हो सकते हैं मैक्सिमम, तो ये हो गया। हाँ तो दोस्तों बात कर लेते हैं नीट 2023 के क्वेश्चन की। देखो हमसे एल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है उसके बीच में रिलेशन पूछा है, तो देखो यार अभी अभी हमने देखा क्या, एल बराबर होता है एम एल माइनस वन डिवाइड बाई टू के, और यहाँ जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है उसको डिनोट कर रखा है एन एम से, तो एन एम आ जाएगा और आंसर हो जाएगा 4। ठीक है जी, अब देखो बात कर लेते हैं नीट 2013 के क्वेश्चन की। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एसोसिएट विद द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। देखो एन बराबर एन की वैल्यू थ्री है, एल बराबर वन है यानी पी की बात हो रही है, और एम माइनस वन। तो देखो यार एक चीज हमने अभी अभी देखी है, देखो क्या, देखो पी सबसे है ना, यहाँ एल की वैल्यू वन होती है और यहाँ एम की तीन वैल्यूज पॉसिबल है, माइनस वन जीरो और वन। तो देखो यार माइनस वन की बात की जा रही है, तो देखो अगर पी है उसके तीन ऑर्बिटल होते हैं, तो कोई माइनस वन होगा, कोई जीरो होगा और कोई प्लस वन होगा। ठीक है, तीन वैल्यूज हो सकती है ना एम की। तो देखो यार अगर एक माइनस वन है, देखो एक ही ऑर्बिटल है जो माइनस वन होगा, तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो यहाँ मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, देखो इसको वापिस से समझते हैं। देखो एम की वैल्यू पी में जैसे तीन हो सकती है, तीन चीजें तीन पॉसिबल है, माइनस वन जीरो प्लस वन। तो देखो ऑर्बिटल है इसके तीन होते हैं, तो कोई माइनस वन होगा, कोई माइनस वन होगा, कोई जीरो होगा, कोई प्लस वन होगा। अगर डी है इसकी पांच वैल्यू होती है, तो देखो डी है उसके पांच ऑर्बिटल होते हैं, तो देखो किसी की वैल्यू माइनस टू होगी, एक की माइनस वन होगी, फिर एक की जीरो प्लस वन प्लस टू। तो देखो यार ये होगी, तो देखो यार अगर माइनस वन है तो एक ही ऑर्बिटल एसोसिएट हो सकता है इससे ना, माइनस वन का एक ही ऑर्बिटल होगा पी का, तो यहाँ एक ऑर्बिटल है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे एक ऑर्बिटल में, दो।
तो आंसर हो जाएगा 2। ठीक है। हाँ तो दोस्तों बात कर लेते हैं सीबीएसई एपीएमटी 2001 के क्वेश्चन की। देखो यार सेम सा क्वेश्चन है, बस यहाँ ऑर्बिटल पूछा है, वहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे थे। तो देखो द फॉलोइंग क्वांटम नंबर आर पॉसिबल फॉर हाउ मेनी ऑर्बिटल। एन बराबर 3 दे रखा है, एल बराबर 2 यानी डी की बात हो रही है, और एम बराबर +2 की बात हो रही है। ठीक है। तो देखो यार डी सब सेल है तो एल बराबर 2 हो जाएगा, वैल्यूज एम की 5 हो जाएगी, है ना, -2 से +2। अब देखो यार डी के 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो किसी एक की -2 होगी, किसी की -1 0 +1 +2 इस तरह से होगी। तो देखो हमको m बराबर +2 की बात की जा रही है, तो देखो +2 के लिए एक ही ऑर्बिटल होगा, तो देखो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है जी। तो देखो यार आंसर हो गया फर्स्ट, एक ही होगा ऑर्बिटल। ठीक है जी। अब देखो अगला तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ओरिएंटेशन कौन बताता है? ओरिएंटेशन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ही बताता है, तो देखो आंसर हो जाएगा सी। अब लास्ट है इस स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हम डिनोट करते हैं ms से। देखो ये हमको बताता है रोटेशन के बारे में, इलेक्ट्रॉन है उसकी रोटेशन के बारे में बताता है। जैसे देखो देखो ये एक ऑर्बिटल है। अब देखो इसमें अगर 2 इलेक्ट्रॉन फिल है ना, तो देखो यार अगर एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज ही करेगा। ध्यान रखना दोनों का जो रोटेशन है वो अलग अलग होगा। देखो एक बार आप इसके यहाँ देखो, एक तो क्या स्पिन क्वांटम नंबर हमको बताता है रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। अब देखो हमने एक बात की, देखो जो ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो देखो अगर एक इलेक्ट्रॉन, ये जो वाला इलेक्ट्रॉन है, अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, देखो इसको हम डिनोट करते हैं क्लॉकवाइज को +1/2 से, तो दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ठीक है। तो ये हो जाए, इसको हम डिनोट करते हैं -1/2 से, तो ये याद रखना। ठीक है। और देखो स्पिन क्वांटम नंबर है, सॉरी स्पिन एंगुलर मोमेंटम है ना, स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, उसका भी एक फॉर्मूला है √s+1 h/2π, ये याद रख लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये हमारे खत्म हो गए चारों क्वांटम नंबर। अब एक एक करके हम सभी के क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है। देखो यार अगला क्वेश्चन है नीट फीज 1 2016 का क्वेश्चन। 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई द सेम ऑर्बिटल आर डिस्टिंग्विश बाय। तो देखो यार बहुत ही आसान है। देखो एक ही ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन है, उसको डिस्टिंग्विश किससे किया जा सकता है? किससे किया जा सकता है? स्प्रिंग क्वांटम नंबर से। देखो कैसे, अगर इस इलेक्ट्रॉन का रोटेशन क्लॉकवाइज है तो दूसरे का क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो इसको डिस्टिंग्विश हम कर सकते हैं स्प्रिंग क्वांटम नंबर से, तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। हाँ तो दोस्तों यार अब हम आगे चलते हैं। देखो हमारे जो क्वांटम नंबर्स थे वो सबके सब खत्म हो चुके हैं, चारों के चारों। देखो बहुत सारे क्वेश्चन तो हमने साथ के साथ ही कर लिए थे, और जो बच गए वो अभी हम कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले नीट 2024 का क्वेश्चन। देखो एन बता रहा था, एन क्या बता रहा था जी? एन बता रहा था साइज के बारे में, एल शेप के बारे में बता रहा था, ओरिएंटेशन के बारे में बता रहा था कौन? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन या फिर जो रोटेशन है इलेक्ट्रॉन का उसके बारे में बता रहा था। तो देखो मैच कर लो सबको, आंसर 4 आ जाएगा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है एआईपीएमटी 2009 का, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो इनमें से क्या पॉसिबल नहीं है ये बताना है। देखो पहली चीज तो आपको याद होनी चाहिए कि एन है हमेशा एल से बड़ा होता है, तो देखो ये तो सभी में है। ठीक है, ये सभी सेम है इस हिसाब से। आगे चलते हैं। देखो एम पे आते हैं। देखो एल बराबर 0 है तो एम के बराबर भी 0 होता है, बिल्कुल सही है। एम बराबर सॉरी एल बराबर 3 है तो इसकी वैल्यू -3 से +3 तक हो सकती है, तो 0 भी हो सकती है। ठीक है, तो ये भी सही है ना। इसी तरह से देखो अगला सी, एल बराबर 2 है तो एम की वैल्यू -2 से +2 तक हो सकती है ना। यानी देखो -3 नहीं हो सकती। देखो क्या क्या वैल्यूज हो सकती है? -2 -1 0 +1 +2, यही वैल्यू हो सकती है 5, -3 नहीं हो सकता, तो ये गलत हो गया, यानी आंसर हमारा यही आ गया। ठीक है। हाँ तो दोस्तों बात कर लेते हैं एआईपीएमटी 2007 के क्वेश्चन की। देखो यहाँ भी वही बताना है कि कौन से सेट पॉसिबल नहीं है। तो देखो पहली बात तो देखो एम बराबर एल चेक करो, देखो ये सही है, ये गलत है। देखो यहाँ बराबर हो गए, एम एन है हमेशा बड़ा होना चाहिए एल से। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये सही है। तो देखो यहाँ सेकंड पकड़ाव में आ गया, ये गलत है। अब एम की बात करते हैं। देखो एल बराबर 0 है तो एम बराबर 0 होगा, बिल्कुल सही है। एल की वैल्यू 2 है तो क्या हो सकता है? -2 से +2 तक हो सकती है, तो 1 भी आ जाएगा इसमें, तो ये भी सही है। थर्ड देखो एल की वैल्यू 3 है तो यानी -3 से +3 तक हो सकती है, -2 भी आ जाएगा बीच में, तो ये भी सही है। फोर्थ देखो एल की वैल्यू 0 है तो एम की वैल्यू -1 नहीं हो सकती, 0 ही होगी, तो ये एक तो ये गलत हो गया, एक ये हो गया। पांचवा देखो एल की वैल्यू 2 है यानी -2 से +2 हो जाएगा यहाँ भी। ये देख रहा है +3, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यार 4 5th और सेकंड ये सब गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो देख लो यार कौन सा आंसर होगा? सी हो जाएगा। ठीक है जी। हाँ तो दोस्तों एआईपीएमटी 2012 का क्वेश्चन, यहाँ बात की जा रही है रूबीडियम की। तो देखो रूबीडियम है, यहाँ आता है एस ब्लॉक में, और देखो एन की वैल्यू यहाँ 5 है। ठीक है, एस है तो एल बराबर 0 हो जाएगा। तो देखो एक बार
देखो रुबिडियम आता है जी एस ब्लॉक में, है ना, तो यानी एल की वैल्यू जीरो हो जाएगी, एल की वैल्यू जीरो तो एम की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी, और एन बराबर 5 आ जाएगा, तो देखो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है जी। हाँ तो दोस्तों यार अब हम आगे चलते हैं, आगे हम बात कर लेते हैं नोड्स की। देखो नोड्स क्या होते हैं, देखो नोड्स वह रीजन होता है जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी लगभग जीरो होती है, वो होता है नोड। देखो बात करते हैं रेडियल नोड और एंगुलर नोड, इन दोनों के फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एंगुलर नोड है वो बराबर होती है एल के, और रेडियल नोड का फॉर्मूला होता है रेडियल नोड बराबर एन माइनस एल माइनस वन। अच्छा ये तो पता ना एन और एल क्या है, एन है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एल है एजमीथल क्वांटम नंबर, तो ये फॉर्मूले हैं, जरूर याद रखना। और अगर टोटल नोड की बात की जाए तो दोनों को सम कर देना, देखो एंगुलर नोड प्लस रेडियल नोड बराबर टोटल नोड। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले याद रखना। देखो यार हम नोड से रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन आए हुए हैं, फटाफट से देखते हैं। देखो नीट 2020 का क्वेश्चन, एंगुलर नोड और रेडियल नोड पूछिए 3s के लिए। तो देखो यार फॉर्मूले देखे थे अभी अभी हमने, देखो ये होता है रेडियल नोड का, ये होता है एंगुलर नोड का। 3s की बात हो रही है, यानी एन है 3 है, एल हो जाएगा जीरो, एस बराबर एस है, उसके लिए एल की वैल्यू जीरो होती है। तो देखो यार रेडियल नोड निकाले तो देखो एन की वैल्यू 3 माइनस जीरो माइनस वन यानी 2 हो जाएगा यहाँ। एंगुलर नोड है बराबर होता है एल के, यानी ये जीरो हो जाएगा। एंगुलर नोड जीरो, रेडियल नोड दो। ठीक है, तो देखो यार इस तरह से आंसर हो गया फर्स्ट। देखो अगला क्वेश्चन है जी नीट ओडिशा 2019 का, एंगुलर नोड है उसकी वैल्यू 3 दे रखी है, और टोटल नोड है उसकी वैल्यू भी 3 दे रखी है, यानी रेडियल नोड जीरो हो गया। देखो टोटल नोड बराबर होता है रेडियल नोड बराबर एंगुलर नोड। तो देखो यार इसकी वैल्यू 3 है, ठीक है, और एंगुलर नोड है उसकी वैल्यू भी 3 है, यानी रेडियल नोड तो जीरो हो गया। ठीक है, अब देखो यार ध्यान से देखना, एंगुलर नोड की वैल्यू 3 यानी एंगुलर नोड बराबर होता है एल के, यानी एल की वैल्यू 3 होगी, यानी एल की वैल्यू 3 होती है एफ में, तो आंसर हो जाएगा जी 3। ठीक है, अब हम बात करते हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आहवाव प्रिंसिपल की। यहाँ से यार नीट में बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो देखो आहवाव प्रिंसिपल क्या कहता है कि यार जब भी हमको ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो हमको कैसे करना है। तो देखो उसका ऑर्डर क्या होगा कि पहले पहले हम कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, फिर ज़्यादा एनर्जी वाले में करेंगे उसके बाद। तो देखो ये लिखा हुआ है द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, यानी हमको इलेक्ट्रॉन किस तरह से फिल करने हैं ऑर्बिटल में, पहले हम कम कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, फिर ज़्यादा वाली में, यानी एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में हमको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन फिल करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो यार ये तो पता चले एनर्जी किसकी ज़्यादा है किसकी कम है, तभी तो हम ये ऑर्डर सही जमा पाएंगे। तो देखो यार इसके लिए भी एक रूल है एन प्लस एल रूल। देखो ये रूल ही कहता है कि जिसका भी एन प्लस एल का सम बड़ा है, एन क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल क्या है एजमीथल क्वांटम नंबर, यानी इन दोनों का सम जिसका ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा, क्या हाई एन प्लस एल, तो क्या होगा उसकी एनर्जी भी ज़्यादा है। लेकिन मान लो यार कहीं दोनों को बराबर आ जाए सम, तो फिर क्या है जिसका एन ज़्यादा उसकी एनर्जी भी ज़्यादा, ये याद रखना। ठीक है, जिसका एन ज़्यादा उसकी एनर्जी भी ज़्यादा, ये याद रखना। ये हो गया, अब क्वेश्चन करते हैं इसके। ठीक है जी, अब देखो आगे चलते हैं, आगे हम बात कर लेते हैं आहवाव रूल के कुछ क्वेश्चंस की। तो AIPMT 2015 का क्वेश्चन है, वही हमको एनर्जी बढ़ते हुए क्रम में जमाना है। तो देखो हमको यहाँ एन प्लस एल रूल लगाना है। देखो जिसका एन प्लस एल ज़्यादा यानी उसकी एनर्जी ज़्यादा, अगर ये सिंगिंग हो जाए तो एन हाई यानी एनर्जी भी हाई। ठीक है, तो देखो यार सबका एन प्लस एल निकाले थे। देखो सबसे पहले है 3s, इसके लिए एन प्लस एल निकालते हैं। देखो एन हो जाएगा 3, एल हो जाएगा 0, तो ये 3 हो गया। 4s की बात करें तो देखो एन हो गया, एन प्लस एल की बात करें तो एन हो गया 4, एल हो गया 0, तो 4 आ गया यहाँ। 3p की बात करें तो देखो 3 के लिए एन तो हो गया, है ना 3, और एल हो गया 1 के बराबर यानी 4 आ गया। 3d की बात करें तो देखो 3d के लिए एन हो गया 3, एल हो गया 2 यानी 5, यानी देखो सबसे ज़्यादा एन प्लस एल की वैल्यू तो होगी 3d के लिए, यानी एनर्जी सबसे ज़्यादा इसकी है। ठीक है, अब देखो 4s और 3p में देखो एन प्लस एल की वैल्यू सेम है, लेकिन देखो एन किसका ज़्यादा है 4s का, यानी 4s की एनर्जी ज़्यादा है इन दोनों में से। ठीक है, और देखो सबसे कम एनर्जी हो जाएगी 3s की, तो इस तरह से ऑर्डर आएगा, कम एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी की तरफ हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, तो इस तरह से ये ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है जी, हाँ तो दोस्तों नीट 2019 का वैसा वही देखो हमको सेम क्या है, एनर्जी का ऑर्डर बताना है, एन प्लस एल रूल लगाना है। देखो यहाँ भी 4d है तो एन की वैल्यू 4 है, एल है डी के लिए एल की वैल्यू 2 होती है, तो ये हो गया 6। 5p के लिए एन की वैल्यू 5 हो जाएगी, एल की वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना, पी है तो ये 6 के बराबर। 5f के लिए देखो एन की वैल्यू 5, एफ है तो एफ के लिए जो वैल्यू होती है इसकी एल की वो 3 होती है, तो देखो यहाँ आ जाएगा ये कितने ये 8, है ना। 6p के लिए देखो
एन की वैल्यू 6, एल की वैल्यू 1, पी के लिए तो ये हो जाएगा 7। यानी देखो सबसे ज़्यादा तो हो जाएगी किसकी, 5 एफ की, ठीक है, एन एल की वैल्यू सबसे ज़्यादा इसकी है, फिर हो जाएगी 6 पी की। फिर देखो इन दोनों में से हम ऊपर वाले देखें, 5 पी और 4 डी, दोनों में एन प्लस एल है, इसकी वैल्यू सेम है, तो देखो यार ज़्यादा किसी हो जाएगी जहाँ एन की वैल्यू ज़्यादा है, यानी 5 पी है, उसमें एन की वैल्यू ज़्यादा है, तो ये देखो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है जी। अब देखो यार ये भी सेम सही क्वेश्चन है, देखो एन की वैल्यू 6 दे रखी है, देखो यार यहाँ रखोगे तो ये हो जाएगा 6 एन-1 डी, यानी 5 डी हो जाएगा, n-2 एफ, तो ये हो जाएगा 4 एफ, और एन पी यार ये हो जाएगा 6 पी। तो देखो इनमें से देख लेना यार, किस में एन प्लस एल की वैल्यू ज़्यादा है, और अगर एन एल की वैल्यू कहीं बराबर आ गई तो देखो जहाँ एन ज़्यादा वहाँ एनर्जी ज़्यादा, तो ये फटाफट से आप एक बार देख लेना, ये भी हो जाएगा, है ना। हाँ तो दोस्तों, यार एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम नंबर में अब हम आगे चलते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं हुन्स रूल की। देखो हुन्स रूल क्या कहता है, इसको हम समझते हैं। हुन्स रूल ये कहता है कि कोई भी ऑर्बिटल जो सेम एनर्जी की, जैसे हम बात कर रहे हैं पी की, ठीक है, यहाँ 3 ऑर्बिटल है पी के। अब देखो यार इसमें हमको इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो हम इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे, ठीक है। तो यार देखो हम इलेक्ट्रॉन इसमें जो फिल करेंगे वो इस तरह से करेंगे ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन रहे। जैसे हमको 6 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो देखो हम किस तरह से करेंगे, पहले एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ठीक है। इसको ऐसे मत कर देना कि यार पहले में 2 रख दिए, फिर दूसरा, फिर इसमें भी 2, फिर तीसरा इसमें भी 2, इस तरह से नहीं। कैसे करना है कि यार मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन रहे, जैसे पहले एक ये कर दिया, फिर ये, फिर ये, फिर अब कुछ नहीं बचा तो फिर पैरिंग कराएंगे, फिर तीसरा, सॉरी चौथा आ गया, फिर पांचवा, फिर छठा, ठीक है। तो इस तरह से हमको क्या करना है, फिल करना है इलेक्ट्रॉन। देखो यार ये हम क्यों कर रहे हैं, तो देखो यार जितने ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो क्या है, बहुत रिपल्सन भी कम होगा। देखो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है, दोनों पास पास आएंगे तो यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होगा, ठीक है। हुन्स रूल यही है। देखो हुन्स रूल ये कहता है कि अगर सेम एनर्जी लेवल है ऑर्बिटल का, तो हमको इलेक्ट्रॉन इस तरह से फिल करना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन रहे। जैसे हम पी है, पी में 3 इलेक्ट्रॉन फिल करना हो, अगर हमको P3 की बात करें तो इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे, 1 2 3, ये 3 आ गए, ठीक है। इस तरह से मत कर देना यार, कैसे 3 इलेक्ट्रॉन फिर 2 इसमें कर दिया, फिर 1 इसमें, ठीक है। तो इस तरह से नहीं करना, हमको इस तरह से करना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन रहे। यार अब हम आगे चलते हैं एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम नंबर में। अगला आता है पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, ठीक है। देखो ये क्या कहता है कि एक ही एटम के 2 इलेक्ट्रॉन, एक ही एटम के 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकते। देखो क्या पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि एक ही एटम के 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकते हैं, ठीक है। जैसे हमें कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2p में बीच वाला पी जेड की बात कर लेते हैं, ठीक है, पी जेड ऑर्बिटल की बात कर लेते हैं, 2p जेड की, ठीक है। अब देखो ये ऑर्बिटल है 2p जेड का, ठीक है, इसमें हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं 2। तो देखो यार ये एन है, वो क्या है 2, दोनों इलेक्ट्रॉन, देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन का देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन है, वो सेम हो गया, ठीक है। एल की बात करें तो पी है, तो देखो दोनों का एल हो गया। ओरिएंटेशन एम की बात करें तो पी जेड में है, तो भी सेम हो गया। लेकिन स्पिन की बात करें तो देखो यार अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये क्लॉकवाइज होगा, ये अगर ये अगर क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, यानी स्पिन फिर कहीं भी सेम नहीं होगी, स्पिन अलग अलग होगी। तो इस तरह से चारों क्वांटम नंबर किसी भी हाल में सेम नहीं हो सकते, ठीक है। हाँ तो दोस्तों देखो यार, हमारा जो मेन चैप्टर था वो तो लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें बची हैं, वो भी हम देख लेते हैं, जिसे हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या ईएम वेव की। देखो यार वैसे तो हम ये फिजिक्स में देखते हैं, लेकिन यहाँ है तो यहाँ भी देख लेते हैं। देखो पहली बात तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उनको ट्रैवल करने के लिए कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। क्या, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उनको ट्रैवल करने के लिए कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, इसीलिए ये स्पेस में भी ट्रैवल कर सकती है। और इनकी स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸, ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा यहाँ, ठीक है। अब देखो एक फॉर्मूला है जो सभी को पता होगा, वेलोसिटी बराबर क्या होता है, वेलोसिटी को डिनोट करते हैं सी से, जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸, तो सी बराबर लैम्डा इंटू न्यू। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, और न्यू क्या है, फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। इससे देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कई बार। देखो देखो यार एकदम बच्चे जैसा क्वेश्चन है, नीट 2021 का। देखो हमको फ्रिक्वेंसी दे रखी है, ठीक है, सी की वैल्यू हमको पता है ही, ठीक है, ये गलत दे रखी है ना, 3 × 10⁸ होती है, ठीक है। और लैम्डा पूछा है, तो देखो यार फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी बराबर
है ना, सी बराबर इन वेलोसिटी बराबर लैम्डा इंटू न्यू। अब देखो हमको सी कितना होता है 3 × 10⁸, ठीक है। देखो जो न्यू है यानी फ्रिक्वेंसी इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी 1368 किलो हर्ट्ज, तो 10⁻³ हो जाएगा। और हमको लैम्डा बताना है, तो देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करोगे आप तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। देखो यार एक और बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नीट 2013 का। देखो यहाँ भी क्या है, देखो सी की वैल्यू दे रखी है 3 × 10⁻17, लेकिन ये नैनोमीटर में दे रखी है ना, इसलिए 3 × 10⁻17 है। और देखो हमको वेवलेंथ की वैल्यू बतानी है, ये भी हमको नैनोमीटर में बतानी है, तो इसको नैनोमीटर में रखना। लैम्डा की वैल्यू नैनोमीटर में निकल के आएगी और फ्रिक्वेंसी की वैल्यू है ही, तो देखो यार यहाँ भी सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। सी बराबर लैम्डा इंटू न्यू, ठीक है। सी की वैल्यू नैनोमीटर में दे रखी है और लैम्डा की भी हमको नैनोमीटर में ही चाहिए, तो ये रख देना 3 × 10⁻17 एक्स, ये नहीं चाहिए हमको। और न्यू है इसकी वैल्यू है, यानी फ्रिक्वेंसी की वैल्यू है 6 × 10⁻15। इसको आप सोल्व करोगे तो बहुत ही आसानी से आंसर हो जाएगा 50, ठीक है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन खत्म होगा, ठीक है जी। हाँ तो दोस्तों यार अब हम आगे चलते हैं, आगे हम बात कर लेते हैं जी प्लांक्स क्वांटम थ्योरी की। देखो यार वैसे तो इसे बहुत डिटेल में मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ा जाता है, लेकिन यहाँ आया है तो यहाँ भी हम देखेंगे। देखो प्लांक साहब ने ये कहा कि जो एनर्जी है वो न तो कंटिन्यूसली इमिट होगी, न ही कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब होगी, वो छोटे छोटे डिस्क्रीट पॉकेट के फॉर्म में एमिट होती है या एब्जॉर्ब होती है। और ये जो छोटे छोटे पॉकेट है इनको हम क्वांटम कहते हैं, और विजिबल रेंज में या विजिबल लाइट में इनको हम फोटोन कह देते हैं। ये बातें थी बेसिक सी। बाकी ये फॉर्मूला ये जो आपको याद रखना है क्या, ई बराबर एच सी इंटू न्यू। न्यू क्या है, फ्रिक्वेंसी है। एच कॉन्स्टेंट है, प्लांक कॉन्स्टेंट। इसकी वैल्यू जरूर याद रखना क्या, 6.6 इंटू 10⁻−34, ठीक है। और देखो यार ये देखो हमने देखा था सी बराबर होता है लेमडा इंटू न्यू, तो न्यू बराबर हो गया सी बाई लेमडा। देखो सी बाई लेमडा रखेंगे तो एक और फॉर्मूला हो गया एच सी इंटू लेमडा। तो यार ये दो फॉर्मूले जो आपको जरूर से जरूर याद रखने, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। देखो जी, देखो यार क्वेश्चन है AIBMT 2011 का। देखो एनर्जी है, उसकी वैल्यूज दे रखी है और लेमडा के बारे में पूछा है। तो देखो यार हमने देखा था, अभी अभी देखा, देखो ई बराबर होता है एस सी बाई लेमडा। तो देखो ई इनवर्सली प्रपोज हो जाएगा लेमडा के। तो देखो यार यानी E1 E2 बराबर हो जाएगा लेमडा 2 लेमडा 1, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। E1 की वैल्यू है 25, इसकी है 50 बराबर लेमडा 2 डिवाइड बाई लेमडा 1। तो देखो यार यहाँ से आ जाएगा 1/2 लेमडा 2 डिवाइड बाई लेमडा 1, यानी लेमडा 1 बराबर हो जाएगा 2 लेमडा 2 के। तो देखो यार आंसर हो जाएगा हमारा ए, ठीक है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब देखो ये क्वेश्चन है बिल्कुल आसान, है ना। एनर्जी बतानी है, एच सी डिवाइड बाई लेमडा लगाना है। देखो एच की वैल्यू होती है ये हम देख ही चुके हैं, कॉन्स्टेंट है। सी है, इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸, और लैम्डा की वैल्यू दे रखी है। देखो ये नैनोमीटर में दे रखी है, तो देखो यार 45 नैनोमीटर को चेंज करेंगे मीटर में तो 10⁻−9 हो जाएगा, ठीक है। वैल्यू पुट करोगे तो आसानी से आंसर हो जाएगा हमारा डी, ठीक है। देखो एनर्जी बतानी थी, एच सी डिवाइड बाई लेमडा लगाए हुए, डी आंसर आ जाएगा। बहुत बहुत आसान क्वेश्चन, लेमडा की वैल्यू है ही हमारे पास, ठीक है। हाँ तो दोस्तों यार दो एटॉमिक मॉडल हमारे रह गए थे। ये देखो यार ज़्यादा काम के नहीं है, नहीं ज़्यादा कभी क्वेश्चन आए हुए हैं इनसे, तो यार एक बार देख लेना बस, ज़्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है इन पे। देखो एक हमारा थॉमसन मॉडल। देखो थॉमसन साहब ने ये कहा कि जो एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या है धसे रहते हैं। क्या थॉमसन साहब ने कहा कि जो एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, जिसमें इलेक्ट्रॉन है एम्बेडेड होते हैं, यानी इसमें धसे होते हैं। जैसे हम इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। देखो जैसे वाटरमेलन सभी ने देखा होगा और खाया भी होगा, तो देखो वाटरमेलन का जो रेड पल्प है वो तो होता है पॉजिटिवली चार्ज एटम, और जो इसमें बीज है, इसके बीज है ना, जो इसमें धसे हुए वो हो गए इलेक्ट्रॉन। तो ये था थॉमसन मॉडल। क्या देखो जो वाटरमेलन है उसका जो रेड पल्प है वो तो हो गया पॉजिटिवली चार्ज एटम, और इलेक्ट्रॉन है ना, ये बीज हो गए इलेक्ट्रॉन जो इसमें धसे हुए हैं, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं, आगे हम बात कर लेते हैं रदरफोर्ड मॉडल की। देखो रदरफोर्ड साहब ने क्या किया, गोल्ड फॉइल जो थी उस पे अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करा दी, गोल्ड फॉइल पे अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करा दी, और उन्होंने क्या देखा कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल है वो सीधे के सीधे निकल गए, ठीक है। सीधे के सीधे निकल गए, उनमें कोई डिफ्लेक्शन वगैरह कुछ नहीं हुआ, ठीक है। और कुछ केवल कुछ ही अल्फा पार्टिकल थे जिनमें क्या डिफ्लेक्शन हुआ, थोड़े से अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो गए, ठीक है। और केवल एक अल्फा पार्टिकल था जो 180 पे रोटेट हो गया। देखो जैसे क्या, केवल एक ही अल्फा पार्टिकल था जो 180 पे रोटेट हो गया, ठीक है। जैसे आया वैसे ही चल गया, ठीक है। जिस दिशा में आया उसी दिशा में चल गया वापस। तो देखो इससे क्या पता लगा, देखो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल क्या है बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधे के सीधे निकल गए, यानी मोस्ट ऑफ द एटम है, ठीक है, इच एम्प्टी, ठीक है। मोस्ट ऑफ द एटम का पार्ट है वो एम्प्टी है,
ठीक है, कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए, यानी कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज है। देखो अल्फा पार्टिकल क्या है, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो देखो डिफ्लेक्ट क्यों है कि यार इसमें यार रिपल्सन लगा होगा, कहीं कहीं एटम में भी पॉजिटिव चार्ज होगा जो इसको रिफ्लेक्ट करा, यानी कहीं ना कहीं पॉजिटिव पार्ट तो है। ठीक है, और केवल एक अल्फा पार्टिकल क्या है ना, 180 पे रोटेट हो गया, तो हमको ये पता चला इससे कि सारा का सारा मास है वो एक ही जगह है एटम का, और ये जो जगह है वो पॉजिटिवली चार्ज है, जिसको हमने कह दिया न्यूक्लियस। तो ये इतना सा था रदरफोर्ड मॉडल। तो यार इस तरह से ये पूरी की पूरी बातें हमारी खत्म होती है। ठीक है, हाँ तो दोस्तों यार इस तरह से हमारा बेहतरीन वीडियो खत्म होता है। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट बचा हो तो प्लीज यार कमेंट कर देना, मैं 100% उसका रिप्लाई दे दूंगा। तो चलो यार ये वीडियो हम खत्म करते हैं।